अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। रोज़े आप लोगों के अच्छे गुज़र रहे होंगे और क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, वो आप लोग ले रहे हैं। हमारी टैक्स की क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई। उसकी वजह ये थी कि पेपर्स से तो पहले मार्च के स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के सफ़र पर मैं रवाना हो गया था और वापसी हुई 29 को। वापसी 28 को थी, लेकिन वो फ़्लाइट का अनएक्सपेक्टेड डिले आ गया और 29 को फिर वापसी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 अप्रैल को ही पहली क्लास रखी थी, तो हमारी क्लास की टाइमिंग तो डिस्टर्ब नहीं हुई। अल्लाह पाक ने सफ़र भी खैर आफ़ियत के साथ, बहुत अच्छा, बहुत आफ़ियत के साथ पूरा सफ़र गुजारा। और अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ख़ास दुआएं की कि अल्लाह पाक उनको उनके जान, माल, इज़्ज़त, सेहत में, ईमान, अमाल में, वक्त में बहुत बरकत दे। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, ना सिर्फ कैफ़ 2 के पेपर में, ना सिर्फ ग्रुप ए के पेपर्स में, ना सिर्फ सीए इंटर, सीए फ़ाइनल के पेपर्स में, बल्कि अल्लाह पाक दुनिया के और आखिरत के हर इम्तिहान में आप लोगों को कामयाब करे। और ये महीना रमज़ान का ऐसा महीना है कि ये खुसूसी दुआओं का महीना है। ये जो बैच है ना, ये जो रमज़ान वाला बैच होता है, उसमें वक्त इतना ज़्यादा नज़र आता नहीं है, क्योंकि एक तो रमज़ान चल रहा होता है। रमज़ान में इल्ला माशाल्लाह हमारे बच्चों की आदत ही होती है कि पढ़ने का उनका दिल नहीं चाहता, नींद आती रहती है, हर वक्त नींद आती रहेगी। सो के उठेंगे तो कहेंगे यार इतना सो गए कि हम सो के थक गए, अब मज़ीद नींद आ रही है, फिर दोबारा सो जाते हैं। अच्छा, फिर पढ़ते पढ़ते और नींद आती है। तो ये महीना तो ऐसे ही गुजर जाता है। फिर ईद की छुट्टियाँ, फिर ईद उल अज़हा आ जाती है, ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ। तो ये वाला जो स्लॉट रहता है 6 महीने का, ये पढ़ाई के एतबार से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाइम नज़र नहीं आता, कम लगता है टाइम, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, वक्त बहुत है आपके पास। किस बच्चे के पास? जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको वक्त की कदर है और अहमियत का एहसास है। वक्त हमें क्यों नज़र नहीं आता? वक्त हमें इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि दिन का बहुत सा हिस्सा हमारा सेलफ़ोन खा जाता है। अब देखें, हर सेलफ़ोन के अंदर टाइमिंग और ड्यूरेशन और एक्टिविटी आ रही होती है हर ऐप की। आपने कौन सी ऐप कितनी देर इस्तेमाल करी है, तो आप जब उसकी टाइमिंग देखेंगे ना, तो आपको खुद शर्मिंदगी होगी कि ये मैंने क्या किया अपने वक्त के साथ, अपने साथ और अपने वक्त के साथ। जब 3 घंटे का यूजेज व्हाट्सएप का आ रहा होगा, 3-4 घंटे का फेसबुक का आ रहा होगा, तो आपको पता लग रहा होगा कि दिन के 5-6 घंटे तो ये फ़ोन खा गया मेरे। सही है। अगर जो वक्त अवेलेबल है, अगर तुमने उसको भी आज ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो ये वक्त तुमको इतना नज़र आएगा कि तुम बोलोगे सर पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, वक्त ख़त्म नहीं हो रहा। इंसान के पास दिन में होते हैं 24 घंटे, और उन 24 घंटे को अगर वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करे तो बहुत कुछ कर सकता है। एवरेज आपको नींद कितनी चाहिए? एक ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुन पा रहे हैं ठीक से। हाँ, तो अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हैं ज़्यादातर लोग, तो उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद दिन की बहुत है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत है। चलो मैं 8 घंटे भी अगर पकड़ लूँ, तो अगर तुम 6 घंटे रात में सो जाते हो या 7 घंटे रात में सो जाते हो, 7 घंटे रात में अगर सो जाओ और 1 घंटा रख लो दोपहर के लिए, ये कभी रख के देखना, ऐसी जैसे शेड्यूल कभी बना के देखना। बड़ों की बात पे कभी कभी अमल कर लेना चाहिए। या अल्लाह, पता नहीं क्या हुआ। तो अगर तुम 8 घंटे भी सोने के लिए निकालते हो, रमज़ान में तो ज़्यादा सो रहे होते हो, लेकिन अगर 8 घंटे भी आप सोने के रखो, 7 घंटे की नींद अगर आपको रात में मिल रही है, 1 घंटा दोपहर में रख लो, तो 24 में से अगर 8 निकाले तो बचे कितने? 16 बचे।
क्लासेस कितने घंटे की हो रही हैं? सवाल है। मिसाल के तौर पर आपने कहा KNS के अंदर 5 घंटे लग जाते, तो 16 में से 5 निकाल दो, 11 घंटे बच गए। अब 11 घंटे में से आपने 2 घंटे नमाज के, खाने पीने के, ये निकाल दिया आपने, 9 घंटे बचे। अभी KNS के घंटे निकालने के बाद भी 9 घंटे पढ़ने के लिए बचे हैं आपके पास। कितने घंटे? 9 घंटे पढ़ने के लिए। ये KNS के घंटे निकालने के बाद बचे हैं। अगर KNS में 6 घंटे हैं तो फिर भी 8 घंटे बच गए। ये पढ़ने के घंटे बचे हैं। अभी भी अगर तुम लोगों को वक्त नजर नहीं आ रहा ना, तो मसला तुम में है, वक्त में नहीं है। इसीलिए अल्लाह पाक से, रमज़ान है ना, रमज़ान के अंदर जहाँ हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ना, हमारा पैटर्न भी बड़ा अजीब है। हम बड़े लालची किस्म के लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे मुझ समेत। हम नमाज में दुआ भी करते हैं अल्लाह से, अल्लाह पाक बस माला माल कर दे, बहुत सा माल दे दे, पेपर सारे पास करा दे, जल्दी से क्वालिफाई करा दे, फिर जल्दी से शादी करा दे, फिर जल्दी से अच्छी जॉब मिला दे। अच्छा, अब हमारी सारी दुआएं इधर से शुरू होकर इधर ही ख़त्म हो जाती हैं ना, दुनिया से शुरू होकर दुनिया पर ही ख़त्म हो जाती हैं। हम अपने लिए आखिरत तो मांग ही नहीं रहे होते। एक और चीज़ होती है बरकत, हम बरकत नहीं मांग रहे होते अपने लिए। देखो, माल की ज़्यादती इज़ नॉट एवरीथिंग। बहुत सारा माल भी हो, वो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी नज़रों के सामने, मैंने देखे हैं, जो बहुत कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। वो फिर भी रो ही रहे होते हैं, और पैसे नहीं, क्योंकि उनके माल में बरकत नहीं है। क्योंकि माल देने वाला भी अल्लाह है और माल में बरकत देने वाला भी अल्लाह है। पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा, क्या मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं? ये पता नहीं क्या हो रहा है। ये असल में जब ऐसी अच्छी अच्छी नेक बातें होती हैं ना, तो शैतानी की ताकतें जो है ना, ये ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ कर देती है। मैंने देखा है। हाँ, कभी माइक बंद हो जाएगा, कभी कैमरा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ हैं, ताकतें हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, बरकत। अल्लाह पाक से ना बरकत मांगो। आपने अगर बरकत मांग ली ना अल्लाह पाक से, आपका पूरा दिन गुजरेगा, क्लासेस भी होंगी, पढ़ पढ़ के थक जाओगे, दिन खत्म नहीं हो रहा होगा। दिन में बरकत हो गई है। 24 घंटे का दिन 24 घंटे का ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये पूरा निज़ाम चलाने वाले कौन है? अल्लाह है ना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि वो आपके 24 घंटे में इतनी बरकत दे दें कि 48 घंटे के काम इस 24 घंटे में हो जाए। पॉसिबल है ना? तो दुआ मांगो ना अल्लाह से। अल्लाह से ना सिर्फ दुनिया मांगो, आखिरत भी तो मांगो। दुनिया तो जितनी मिलनी है वो तो अल्लाह ने नसीब में लिख दी है, लेकिन आखिरत वो तो आमाल के बकदर मिलेगी ना, वो मांगो अल्लाह से। ठीक है? तो रमज़ान का महीना अल्लाह पाक से मांगने का महीना है। अल्लाह पाक से वक्त में बरकत मांगो, इज़्ज़त में बरकत मांगो, सेहत सलामती मांगो। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर किसी के सर में दर्द हो तो क्या वो ये क्लास भी ले सकता है? नहीं ले सकता। इंसान इतना बेबस है। देखो, इंसान समझता है मैं तो पता नहीं क्या तोप चीज़, ओहो मैं तो CA का स्टूडेंट सर, टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोई हल्की चीज़ नहीं हूँ, तोप चीज़ हूँ मैं। अच्छा भाई बहुत तोप चीज़ हो आप। लेकिन इंसान की कीमत, इंसान की जो वैल्यू है ना, वो बहुत छोटी सी है, और इंसान है बहुत कमज़ोर। चल रहा हो, सीढ़ियों से उतर रहा है, पैर फिसला, गिरा, हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, अल्लाह ना करे लिखने के काबिल भी नहीं रहेगा, चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। गला ख़राब हो जाए, छोटा सा मच्छर काट जाए, डेंगू हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाता है। ये है इंसान की वैल्यू, ये है इंसान की औकात। तो कभी भी हमने बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं करना, कभी भी हमने बहुत ज़्यादा अकड़फू के साथ नहीं चलना कि हम तो ये चीज़, हम तो वो चीज़। अल्लाह बोलता है अच्छा अभी एक मच्छर से कटवाता हूँ, ये बिस्तर पे पड़ जाएगा। बात समझ आ रही है? झुक के चलना है, आजिज़ी के साथ चलना है, इखलाक से चलना है, बद इखलाकी नहीं। ये रमज़ान का महीना ये चीज़ें सिखाता है ना हमें, हर चीज़ सिखाता है, बर्दाश्त भी सिखाता है।
सब्र भी सिखाता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखो इसी महीने के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, शाम के वक्त आप रोडों पे चले जाओ ज़रा अगर, तो हर बंदा ऐसे बस जैसे रोज़ा रख के तो उसने दूसरे पर एहसान किया हुआ है, दूसरे पर एहसान किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके गाली गलौज चल रही होती है रोडों के ऊपर। अच्छा, आम दिनों के अंदर, एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का भी होगा। अब मेरी जो ट्रैवलिंग है, कम्यूटेशन वगैरह है, ये इसी PCHS के एरिया में रहती है। मेरा ऑफिस शरफाबाद पर है, घर मेरा तारिक रोड पर है, KNS PCHS ब्लॉक 2 में है। हर चीज़ PCHS की गिरदी घूमती रहती है। रिश्तेदार भी सारे अरीब करीबी हैं। तो ये तारिक रोड के जितने भी सिग्नल है ना, तारिक रोड का मेन सिग्नल, खालिद बिन वलीद का सिग्नल, ये अक्सर औकात बंद होते हैं, ये नहीं चलते। कभी कभी चलते हैं, मर्जी से कभी किसी ने चला दिया, दिल खुश हो गया किसी का तो चल गया, बंद होते हैं सिग्नल। अच्छा, बट एवरीवन इज सो ट्रेंड कि जब कभी ये सिग्नल खुले हुए होते ना तब ट्रैफिक फंसता है। जब ये सिग्नल बंद होंगे ना, ट्रैफिक सुकून से चलेगा। एवरीवन इज ट्रेंड, अकस्टम्ड, हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आएगी। हर बंदा खुद ही तो आप चले जाओ, फिर मैं चले जाऊँगा सुकून से। अच्छा, लेकिन जैसे ही रमज़ान आ जाएगा और आप शाम में निकल जाएंगे, इतना केओस होगा उन सिग्नल्स पर कि पता नहीं क्या हो गया। यही वो आवाम थी, सब कुछ यही था। महीना बदल गया, रोज़ा आ गया, रमज़ान आ गया, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बस वो महीना जो सब्र का दर्ज देता है, हर बंदे को जल्दी लगी हुई है। हमने कोशिश करनी है हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, भाई हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हर बंदे ने अपनी क़ब्र में जाना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का जब हम ख्याल रखेंगे, और मैं हमेशा ये सारी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो पेपर पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कमाल हमारी मेहनत का और पढ़ाई का नहीं होता। इसमें कई मरतबा बहुत से लोगों की दुआएं काम आ जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसा भी होता है कि आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, आ सकता था वो पेपर में, लेकिन किसी की दुआ लगी और वही टॉपिक पेपर में नहीं आया। आपने भी छोड़ दिया था और वो आया भी नहीं, ये तो खुशकिस्मती हो गई ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा तो कोई टॉपिक छोड़ कर चले जाए और वही टॉपिक पेपर में आ जाए, वो परेशान हो जाएगा। दुआओं का भी बड़ा अमल दखल होता है। देखो, मेहनत कम्स फर्स्ट, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी की सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। और मैं पूरे सेशन में अपने स्टूडेंट के साथ अपने बहुत सारे किस्से ज़रूर शेयर करता हूँ, जो मेरे साथ वाक़यात हुए, जो मेरे साथ हालात हुए, उससे भी बड़ी स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी। लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि हमें हर स्फेयर में, इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, वी शुड मेंटेन अ बैलेंस, वी शुड ऑब्टेन पासिंग मार्क्स। इखलाकियात हैं, उसमें पासिंग मार्क्स हमने लेने, इबादात हैं, उसमें पासिंग मार्क्स हमने लेने, वालदैन के साथ हमारा जो बर्ताव है उसमें पासिंग मार्क्स हमने लेने, और आई कैप के पेपर में तो लेनी है, तभी तो पास होगा। तो ये जब सारे पासिंग मार्क्स हम ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ये देखिएगा कि बड़ा स्मूथली आपका सफ़र चलता चला जाएगा। मैं अगर अपनी CA की जर्नी रिकॉल करूं तो मेरे हर स्टेप के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जिधर जिधर मैं फंसा, जिधर जिधर मैं स्टकअप हुआ, परेशान हुआ, प्रॉब्लम में आया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आया, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि किसी गैबी ताकत ने वो परेशानी मुझ पर से फ़ौरन हटा दी और मैं एट ईज़ आ गया, मैं सुकून में आ गया। वो परेशानी, वो मुसीबत ख़त्म हो गई। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ये सब के सब जो बुज़ुर्ग थे उनकी दुआओं से, मेरे वालिदैन उनकी दुआओं से, मेरे रिश्तेदार उनकी दुआओं से, या जिन जिन से मैं अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ, उनके दिल से दुआ निकलती है, उनकी दुआओं से अल्लाह पाक मेरे काम बना देते हैं। और ऐसा ही होता है। ट्राई टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल। जितना अपने अंदर आप इखलाकी वैल्यूज़ को बढ़ाओगे, जितना आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखोगे, अल्लाह पाक आपको उतना ही ऊंचा उठाएंगे इंशाल्लाह। क्या ये बातें सबको समझ आ रही हैं? गुड। कमिंग बैक टू कैफ 2। अच्छा भाई, टैक्स प्रैक्टिसेस। बाकी सब्जेक्ट्स आपके शुरू हो गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शुरू हो गया।
टैक्स प्रैक्टिसेस। अच्छा, मैंने एक ऑडियो सेंड की थी, कितने बच्चों ने वो ऑडियो सुनी थी? कितने बच्चों ने उस पर अमल किया था? गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना नंबर इधर बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूं, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा, या आप मिस इकरा को मैसेज करेंगे, मिस इकरा आपको ऐड कर देंगी। गैर ज़रूरी मैसेजेस प्लीज़ मुझे मत करना, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बिल्कुल मत करना। मैं तबीयत से इग्नोर मार दिया करता हूँ, ये बता दूँ मैं आपको, तबीयत से। बहुत से मैसेजेस कभी मेरे घर वाले देख लेते ना, इतने अनरीड मैसेजेस हैं, मैंने बोला वो रीड करने के हैं भी नहीं, वो रीड करने के नहीं। आपके लिए मैं हाजिर हूँ यहाँ पे, जो मसले मसाइल हैं मुझसे पूछो। और अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, तो मैं उसके लिए भी एक मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। आपकी क्यूरीज आप मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज एड्रेस होंगी, सारी रिजॉल्व होंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बस ये समझते हैं कि बस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कुछ जान हो रही है? नहीं, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो वो पूछेंगे सर ये इसका बता दें प्लीज़, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? हालांकि क्लास में उस चीज़ के ऊपर मैंने आधा घंटा लगाया होगा, सर ये बता दें प्लीज़। तो बेटा मकसद कहने का ये है कि मेरे पास भी दिन 24 घंटे का, और आप जितने बैठे होंगे ना, उससे मल्टीप्लाई बाय 2-3 करके ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? तो हर बंदा अगर हर वक्त मैसेज करेगा और वो हर वक्त उस क्यूरी का रिस्पांस एक्सपेक्ट करेगा, तो ये मेरे साथ फिर नाइंसाफ़ी ज़्यादती है, ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे ना, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप जब क्लास ले रहे होंगे, आप मुझसे क्यूरीज पूछें, सवालात पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी। हर सवाल के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। जिसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वो अगर नहीं पूछता, वो अपने साथ नाइंसाफ़ी करता है, वो जाने उसका काम नहीं। और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं पूछते सवाल, एम्बैरेसमेंट की वजह से, कि यार मैं पूछूंगा तो सर क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। मत सोचो, ये वो सब्जेक्ट है, अगर जिसने वीडियो देखी हो, ये मैंने बातें सारी की हुई हैं, दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट। कैफ 2 का सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको इस बात का एहसास वक्त के साथ होगा, अभी नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर अगर किसी का एक कॉन्सेप्ट भी अनक्लियर रह गया, तो मुझे इस बात का बहुत दुख होगा। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। देखो, आज से पहले हमने जितने सब्जेक्ट पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, इंटर में किसी ने अगर मैथ्स पढ़ी तो उसमें डिफरेंशिएशन थी, इंटीग्रेशन थी, ट्रिग्नोमेट्री थी ना। अभी उसका कोई काम नहीं है, वो नहीं भी आई ना समझ, भाड़ में गई। केमिस्ट्री के फॉर्मूले किसी को नहीं भी आए ना समझ, न्यूटन के लॉ किसी को नहीं भी आए समझ, कोई इशू नहीं। क्वांटम थ्योरी नहीं आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कोई इशू। लेकिन अब जो पढ़ रहे हो ना, वो समझ नहीं आया, बिग इशू, रियल इशू। और चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बोलते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी वैल्यू क्यों है सर? इतनी वैल्यू क्यों है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू उसकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से है। कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो चीज़ पढ़ी है, वो कभी भी किसी को ये नहीं बोलेगा कि भाई यार ये तो मुझे नहीं आता। उसको नहीं भी आता होगा ना, तो वो खुद रिसर्च करेगा, देखेगा, अपडेट करेगा अपने आप को, एंड ही विल ट्राई टू सेटिस्फाई द क्लाइंट्स। आज हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई सर्विस लेकर कोई चीज़ पूछता है, हम 10 बुक्स से रेफ़र करके उसका मसला हल करके उसको जवाब देते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। ये हमारी कमाई है, हम इससे खा रहे हैं। इसी तरह मैं मिसाल देता हूं डॉक्टर की। एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, ही शुड बी प्रोफिशिएंट इन व्हाट ही इज डूइंग।
इफ ही इज नॉट प्रोफिशिएंट, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मरीज को खोल के बैठ गया है, काट के पीट के बैठ गया है, अब उसको पता नहीं चल रहा कि यार ये जो वेन जा रही है, ये जो वेसल जा रही है, अब इसको काटना है कि नहीं काटना है, इसको काटने से सांस तो नहीं रुक जाएगा, अब डाउट है, अब कंसल्टेशन हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आप कर रहे हो, यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आप टैक्स पढ़ रहे हो, कल को जब कोई टैक्स का क्लाइंट आएगा आपके पास, आपसे कोई मसला पूछेगा, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि माजरत ये मैंने चॉइस में छोड़ दिया था, ये मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं, आप इन सब्जेक्ट्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट्स। मुझसे पूछो, 10 दफा पूछ लो भाई, और अगर पूछने में हिचकिचाहट हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, तो हम क्लास के बीच में ब्रेक लेते हैं। मैं ब्रेक में इधर बैठा होता हूँ, कहीं नहीं जाता मैं रूम से बाहर नहीं जाता। कई बच्चे आप देखेंगे ऐसे होंगे जो ब्रेक में आएंगे मेरे पास, सर ये प्लीज़ बता दें, और पूछ के चले जाएंगे। उन बच्चों को मैं कहता हूँ अक्लमंद बच्चे। वो अक्लमंद, शर्मा रहे होंगे, क्लास में पूछने से हिचकिचा रहे होंगे, हेजिटेट कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे ब्रेक में फ्री देखा, मेरे पास आए और मुझसे पूछ लिया। फिर क्लास ख़त्म हो गई। क्लास ख़त्म होने के बाद अगली क्लास तक 15 मिनट, 20 मिनट, और हो सकता है टीचर थोड़ा लेट आए तो आधा घंटा भी होता है। आपका कोई कॉन्सेप्ट बाकी है, आपको नहीं समझ आ रहा, आई एम अवेलेबल। जब तक आखिरी बच्चा अपना आखिरी सवाल पूछकर नहीं चला जाता, मैं कैंपस में होऊंगा, फैकल्टी रूम में होऊंगा। बच्चा बैठा हुआ होगा मेरे पास, समझ रहा होगा, मैं तब तक बैठा हुआ होऊंगा। जब सारे बच्चे चले जाते हैं, मैं कैंपस से चले जाता हूँ। आर यू गेटिंग दिस? वो टाइम भी है आपके पास मुझसे सवाल पूछने के लिए। आई एम एट योर डिस्पोजल। पूछो सवाल, कोई इशू नहीं। सर टॉपिक निकल गया है और आप चौथे टॉपिक पे पहुंच गए, मुझे पहले टॉपिक का सवाल करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? क्लास में नहीं करो, ब्रेक में कर लो या क्लास के बाद कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं क्यों रेकमेंड करता हूं कि मुझसे आकर पूछ लो सवाल? इसलिए क्योंकि जब आप मुझसे पूछोगे तो मैं उसको किसी ऐसी आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं टाइप करके समझाऊं। बात आ रही समझ में? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कहीं बिजी हूं, किसी मीटिंग में हूं, घर पे हूं, बच्चों के साथ हूं, मेरा दिमाग कहीं और है, मैं आपको, वो बात नहीं आएगी। अच्छा है क्लास में पूछ लो। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, क्लास के अंदर ब्रेक में मैं उनके सवालात रीड कर रहा होता हूँ, जो सवालात लिख के भेजते हैं, रियल टाइम बेसिस पर मैं जवाब नहीं दे पाता ऑनलाइन के वाले बच्चों को, लेकिन जैसे ही ब्रेक आती है तो जिनके जो सवालात होते हैं वो मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। फिर क्लास ख़त्म होती है, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं 5-10-15 मिनट बैठा होता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछता हूँ कोई आपका सवाल है, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं, तो मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं तो वो अगली क्लास में पूछ सकते हैं। सो रेस्ट अश्योर्ड कि इस कैफ 2 के सब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जो अल्लाह के फजल से आपको समझना है। मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह पाक का खुसूसी फजल होगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि दिस सब्जेक्ट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू इंशाअल्लाह। कैफ 2 का सब्जेक्ट सबके लिए नया है, किसी ने पहले नहीं पढ़ा होगा टैक्स, किसी ने पढ़ा है तो हाथ रेस करे प्लीज़। दोबारा दे रहे हो, दोबारा दे रहे हो, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। ऑटम बायस में पढ़ा था, तुमने भी ऑटम बायस में पढ़ा था, चलो खैर अच्छी बात है, तुम लोगों को तो और मजा आएगा। बाकी सबके लिए फर्स्ट टाइम। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1, 2, 3 दे रहे हैं? या अल्लाह, बाकी क्या दे रहे हैं? 1, 2, 4। 1, 2, 1, 2, 4 वाले ज़्यादा हैं। ये हैरान कौन बात है मेरे लिए। खैर ठीक है। प्री मेडिकल का बैकग्राउंड किसका है आप लोगों में से? प्री इंजीनियरिंग का, ए लेवल्स का, ठीक है, गुड गुड।
एक बात तय है, किसी का प्री मेडिकल का बैकग्राउंड हो, किसी का प्री इंजीनियरिंग का, अच्छा कॉमर्स का किसका है ये भी बता दो। अच्छा वही ज़्यादा थे, वही भूलिए मैं पूछना भूलिए, वही ज़्यादा थे, सॉरी बहुत माजरत। प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, कॉमर्स हो, ए लेवल्स हो, एक बात तो बता दूं मैं, एक ही सफ में हो गए महमूद व अयाज सारे, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना, ठीक है। जो कॉमर्स वाले हैं, जो ए लेवल्स वाले हैं, अगर उनके दिमाग में कहीं किसी लेवल के ऊपर ये बात आती है कि हमारे लिए चीज़ें आसान हैं और हम तो सर चैम्पियन हैं, आप बस देखते जाएं, तो हमने कहा कि अल्लाह पाक आप लोगों को चैम्पियन ही रखे, दुआ है हमारी। लेकिन बहर तौर ये सीए ऐसी फील्ड है कि इसमें दौड़ता और भागता हुआ वही जाएगा जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, जो मेहनत से जी नहीं चुराएगा। अगर आप ए लेवल्स के बच्चे हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होंगी, इट विल बी एट पार। प्री मेडिकल के बच्चे हो और अगर आप ये सोचते हो कि हमारे लिए ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ये कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, थोड़ी बहुत अगर शुरू में आपको मसला हुआ भी तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होगा, एंड एज यू विल गेट फेमिलियराइज विद द सब्जेक्ट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यू विल बी अप एंड रनिंग लाइक एनीथिंग। बात समझ आती है? जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होती है, जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर तौर उनको किसी न किसी दर्जे में थोड़ा एडवांटेज ज़रूर हुआ करता है, क्योंकि सीए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्यूटेशन और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं और आपको अपने आप को उससे अकस्टम करना पड़ेगा। टैक्स के सब्जेक्ट में सर क्या ख़ास बात है? टैक्स के सब्जेक्ट में ख़ास बात यह है कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वो तो सारे होते हैं, आपका सब्जेक्ट है तो आप इसको इंटरेस्टिंग बोल लें। अच्छा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बोलेगा सर मैं तो बोर हो गया, मैं नहीं दे रहा पेपर ये वाला, उकता गया मैं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। इंटरेस्टिंग पेपर होने की क्या वजह है? दिस इज़ कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ, ये लाइफ से कनेक्टेड है, हम में से हर एक के पर्सनल फाइनेंसेस और उसकी टैक्सेशन के साथ कनेक्टेड है। हम इसमें सैलरी की टैक्सेशन देख रहे होंगे। अब हम देखते हैं हर बंदा जॉब करता होता है ना, काफ़ी सारे लोग सीए करने के बाद जॉब करते हैं, हमारे रिलेटिव्स में कितने लोग जॉब करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, उस पर टैक्स कैसे लगेगा। अच्छा, और टैक्स हमेशा से हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि सर टैक्स हमारी जेब से जाएगा। अब जो भी चीज़ हमारी जेब से जाएगी, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट इट शुड बी मिनिमम। अगर मिसाल के तौर पर टैक्स बच सकता है तो मैं लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं बचा के उसको 50,000 देना प्रेफर करूंगा। कंपनीज, ये तो तुम अपने पार्ट पे सोच रहे हो, तुम किसी कंपनी के पार्ट पे सोचो। किसी कंपनी का टैक्स बनता है 3 करोड़ और अगर वो टैक्स मैनेजमेंट मेजर्स से कम हो के 2 करोड़ हो सकता है, तो क्या ख्याल है उसके लिए टैक्सेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई ना? बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो जब आप किसी कंपनी में जाओगे, किसी भी पोजीशन पे जाओगे, you will assume to be tax experts, assume to be। तुम बोलोगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वो समझेंगे तुम टैक्स एक्सपर्ट हो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नाम के साथ ही लगा हुआ है, तो वो कोई दूसरा थॉट ही नहीं आता कि इसको अकाउंटिंग आती होगी कि नहीं आती होगी। और ये मैंने वीडियो में शायद कही भी ये बात, जिन्होंने देखी होगी, नहीं देखी तो देखेंगे, कि मैंने ये कहा था कि देखो अकाउंटिंग तो अब सिस्टम करता है, अकाउंटिंग तो अब रोबोट्स करेंगे आने वाले दिनों में, डेटा एंट्री रोबोट्स करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सिस्टम बनाता है। आप जो बैलेंस शीट और पीएनएल टाई करते हो, इट इज नाउ नो मोर अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉडर्न डे बिजनेस। एवरी बिजनेस इज हैविंग देयर ओन ईआरपी सिस्टम ऑन विच दे आर रिकॉर्डिंग देयर ट्रांजैक्शंस। वो एक क्लिक करते हैं और उनको पीएनएल और बैलेंस शीट टाई मिलती है। उनको 2-4 लाख रुपए का अकाउंटेंट नहीं चाहिए जो उनको बैठ के बैलेंस शीट पीएनएल टाई कर देगा। क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ही बैलेंस शीट टाई होती है, यस हुर्रे, कर लिया, तेरे भाई ने कर लिया, भाई आज हो गया, आज टाई किए मैंने, आज मैंने 5 बैलेंस शीट टाई किए, जबरदस्त, कमाल हो गया। करनी नहीं है ये, रियल लाइफ में नहीं करनी भाई,
ये पेपर में ही करनी है, सिर्फ पेपर में ही करनी है बैलेंस शीट डायग्राम, ठीक है। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट आपका दिमाग ही करेगा। किस लॉ के बेनिफिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रोविजन के बेनिफिट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका दिमाग इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ आपका दिमाग ही एग्जीक्यूट करेगा। फिर उस टैक्स के मैटर को टैक्स वाले के साथ कॉन्टेस्ट करना। टैक्स का कोई इशू है भाई, कोई केस होता है, तो केस अगर कोई होता है तो जज के सामने कौन लड़ेगा? रोबोट लड़ेगा क्या? एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी रोबोट करेगा, एक वक्त आएगा ऐसा। लेकिन हमने कहा सर उसके लिए वकील होगा, वकील अपने दलाइल देगा, लॉ पढ़ेगा, लॉ की। इसी तरह टैक्स का कोई इशू क्रिएट होता है तो उसके लिए यू पीपल विल बी द टैक्स लॉयर्स। इन शॉर्ट, you will be contesting the tax cases of your clients. Are you getting this? So the knowledge of taxation, सबसे पहले इंपॉर्टेंस को दिमाग में बिठाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिस चीज की इंपॉर्टेंस होती है ना, उसी चीज की फिर हम वैल्यू अपने दिल में रख के उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। Are you getting this? तो हमने बड़ा दिल से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। मेरी कोशिश होती है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होती है, अल्लाह पाक से दुआ होती है कि मैं इस सब्जेक्ट को बड़ा दिल से पढ़ाऊँ, बहुत दिल से पढ़ाऊँ मैं सब्जेक्ट। और मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट। अल्लाह जानता है, ख़ुद मुँह से कहने की बात नहीं है, लेकिन ये अल्लाह पाक जानते हैं कि जितना मेरे बस में होता है, जितनी मेरी ताकत होती है, जितनी मेरी एफ़र्ट होती है, जितनी मैं लगा सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं लगाऊँ। बाकी हिम्मत ताकत देने वाले अल्लाह पाक हैं, इंसान की क्या औकात है। लेकिन नाउ इट्स योर टर्न टू गिव योर 100% एज वेल। आपने भी अपना 100% देना है। आप जब क्लासेस लेंगे, आप जब लेक्चर्स को देखेंगे, तो आपकी 60-70% तैयारी, सेफली कह रहा हूं मैं, 60 से 70% तैयारी आपकी इसी क्लासरूम के अंदर लेक्चर्स के दौरान हो जाएगी। आपकी 60-70% प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्लासेस, लेक्चर के दौरान हो जाएगी। इतने सवालात आप कर रहे होंगे कि आप कर करके थक जाएंगे कि सर तो अब बस ही नहीं कर रहे। और वो मैं करवाता भी स्टूडेंट से हूँ। 3 सवाल 4 सवाल मैंने कर लिए, उसके बाद फिर 6-7 सवाल आपसे करवा दूँ ताकि आपका दिमाग भी चले, तो प्रैक्टिस भी होगी आपकी। लेकिन ये सब चीज़ें उसके लिए होंगी जो एक सीरियस स्टूडेंट है। एक होगा नॉन सीरियस स्टूडेंट जो क्लास में आएगा लेट। अच्छा, पिछले बैच में ऐसे 3-4 बच्चे थे और वो सारे के सारे ए लेवल्स के बच्चे थे, जो बहुत तेज़ बच्चे थे माशाल्लाह से, जो बड़े विटी थे, बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनका, यूं कॉन्सेप्ट पिक करते थे और यूं जवाब देते थे। बट दे वर नॉन सीरियस, दे वर नॉन सीरियस। लेट आते थे, छुट्टी करते थे। यानी कि मेरे दिल में ये एहसास पैदा होता था कि काश अगर ये बच्चे टाइम पर आते और ये छुट्टी ना करते तो मतलब इनसे अच्छा पेपर कोई नहीं दे सकता, इनसे अच्छा पेपर कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो बच्चे थे नॉन सीरियस। थैंकफुली जब उनका मैसेज आया पेपर देने के बाद, उन्होंने कहा सर अल्लाह का शुक्र, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली और सब मेरा अच्छा गया। अच्छा, उनसे थ्योरी याद नहीं होती थी। ये ए लेवल्स के बच्चों के साथ मसला, एक कॉमन मसला रहता है, उनसे याद नहीं होता, उनसे रट्टा नहीं लग रहा होता, याद करने में उनको मसला हो रहा होता है। तो बेटा देखो, याद तो करना पड़ेगा। लॉ में भी आपको याद करना पड़ेगा, बिजनेस लॉ में भी आपको याद करना पड़ेगा, कंपनी लॉ में भी याद करना पड़ेगा, ऑडिट में भी याद करना पड़ेगा, टैक्स के अंदर थोड़ा याद करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। जो करना है वो करना है। सीए में आ गए हो तो अब यहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करना है और अपने दिमाग से ये चीज़ हमेशा के लिए निकाल दो कि हमने सिलेक्टिव स्टडीज़ करनी है। हमने सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं करनी है, हमने पूरा पढ़ना है, 100% पढ़ना है। ये जब पेपर होता है कैफ 2 का, बच्चों से अगर कभी फीडबैक लो, यार बड़ा मुश्किल पेपर आया इस दफ़ा, बड़ा मुश्किल आया पेपर। और किसी से पूछो, यार बिल्कुल बच्चों वाला पेपर था।
क्या वजह है कि एक बच्चा बोलता है कि बहुत मुश्किल पेपर आया और एक बच्चा कहता है कि बिल्कुल बच्चों वाला पेपर था? क्या वजह है? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? हाँ, हाथ रेस करो, कौन बात कर रहा है? और कोई? गुड। मेरे लिए बीइंग अ टीचर कौन सा पेपर मुश्किल होगा और कौन सा आसान होगा? मैं अगर कोई पेपर देख रहा हूं, मेरे लिए वो पेपर मुश्किल होगा जिसमें कोई ऐसी चीज आ गई जो मैंने ना पढ़ाई हो। वो मैं कहूंगा ये पेपर बच्चे के लिए मुश्किल था। मेरे लिए कौन सा पेपर आसान होगा? मेरे लिए वो पेपर देखने में मुझे आसान लगेगा जिसमें मैंने हर चीज बच्चे को पढ़ा दी। अब अगर एक बच्चा कहता है कि यार पेपर मुश्किल था, तो मैं आपको 99% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि या तो उसने टॉपिक पूरे नहीं पढ़े या उसने प्रैक्टिस पूरी नहीं करी। 99% गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप पिछले 10 अटेम्प्ट के टैक्स के पेपर्स उठा लें, टैक्स का पेपर कैफ 1 से कैफ 8 के पेपर्स में आप कंपेयर कर लें, टैक्स का पेपर सबसे आसान पेपर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मैं ये सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आसान पेपर आता है। टैक्स का पेपर वाकई में आसान आता है। एक पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़ेगा और प्रैक्टिस करेगा, वो कहेगा सर यही सारी एडजस्टमेंट तो हमने प्रैक्टिस की हुई है, देखें यही रिपीट हो रही है, 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 यही रिपीट हो रही है। मैंने कहा बेटा ऐसा ही होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे, सीक्वेंस चेंज, नाम चेंज, ये चेंज, वो चेंज, सारे कॉन्सेप्ट्स वही, सारी एडजस्टमेंट्स वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, वही चीज़ें जो किताब में हैं, वही चीज़ें जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, वही चीज़ें आएंगी। और आप यकीन करो पिछले 3-4 अटेम्प्ट मैं बच्चों को कहता हूँ, बोलता हूँ ये देखा आपने पेपर, पढ़ लिया आपने, अभी पेपर देखो, ये सवाल करो, लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, ये आप अटेम्प्ट करो और इसमें मुझे ये बता दो कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी। तो कहते हैं नहीं सर सब पढ़ा हमने। भाई पेपर में क्यों सॉल्व नहीं होता सर? लैक ऑफ प्रैक्टिस, कंफ्यूजन, घबराहट, नर्वस हो जाना, ये वजह है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही दूर होंगी। मैं आपको आज खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आपका जो पेपर आएगा टैक्स का, बेइंतहा आसान पेपर आने वाला है इंशाल्लाह, बेइंतहा आसान पेपर। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, पिछले सवाल आप बोलोगे सर ये क्या सर इतना आसान सवाल, तो काश हमारी अटेम्प्ट में आ गया होता। मैंने कहा बच्चा टेंशन ना लो, इससे आसान आएगा तुम्हारी अटेम्प्ट में, क्योंकि तुमने ये कर लिया, अब जो आएगा उसूलन तुम्हें इससे भी ज़्यादा आसान लगना चाहिए, और ऐसा ही होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस पेपर को हल्का मत लेना। ये पेपर अगर आपने हल्का लेने की कोशिश की तो ये तो अजाब बन जाएगा, लेकिन अगर आपने डे 1 से इसको सीरियस लिया ना, ये आपके लिए यकीन जानो बेइंतहा आसान पेपर बन जाएगा, बेइंतहा आसान पेपर बनेगा। एक स्टूडेंट जिसके कैफ के सारे पेपर्स स्ट्रेट पास थे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ केनेस का ही बचा था, मैं आपको 1-2 अटेम्प्ट पहले की बात बता रहा हूँ, और पीआरसी का ही सेशन था। पीआरसी के सेशन में सर ने हमको इनवाइट किया था, तो वो बच्चे जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर पास हुए थे उनको भी इनवाइट किया था। तो सर साजिद ने उन बच्चों को इनवाइट किया, उनसे पूछा आपने सारे सब्जेक्ट्स, आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? तो सर मुझे टैक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज टैक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यू विल रिलेट एवरीथिंग, सैलरी को रिलेट कर रहे होगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम को रिलेट कर रहे होगे आप लोग, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी की सेल परचेज और शेयर्स की सेल परचेज को आप लोग रिलेट कर रहे होगे, उस पर क्या टैक्स की इंप्लीकेशंस हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर क्या टैक्सेशन है, डिविडेंड पर क्या टैक्सेशन है, गिफ्ट पर क्या टैक्सेशन है, बाप ने बेटे को गिफ्ट दे दिया है क्या टैक्सेशन है इसकी, गाड़ी आपने अपनी पर्सनल बेच दी है कितना टैक्स लगेगा, सेल फोन आपने बेच दिया है कितना टैक्स लगेगा। इंटरेस्टिंग ना? यार सर पता होना चाहिए ये कितना टैक्स लगेगा, ये तो पते की बात है, बहुत सब पता लगेगा इस सब्जेक्ट में। और आप यकीन करो जिस
जगह आप जाओगे, जिस दावत में जाओगे, ये मैं हर दफ़ा अपने बच्चों को कहता हूँ, जिस तुम किसी भी गैदरिंग में जाओगे और किसी को तुमने बता दिया कि तुम सीए कर रहे हो, उसको ये लगेगा कि भाई अब मैं तो टैक्स एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ। वो आपसे कोई बातें नहीं करेगा, टैक्स की बातें करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स वो सब्जेक्ट है जिसने हर इंसान को अफेक्ट किया हुआ है। इस वक्त पेट्रोल भरवा रहे हो, उस पर टैक्स है। बिजली का बिल भर रहे हो, उस पर टैक्स है। टेलीफोन का बिल भर रहे हो, उस पर टैक्स है। इम्तियाज से शॉपिंग कर रहे हो, उस पर टैक्स लगा हुआ है कि नहीं? फीस भरते हो, उस पर टैक्स था, अब वो ख़त्म हो गया। गाड़ी परचेज कर रहे हो, उस पर टैक्स है। प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, उस पर टैक्स है। प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, उस पर टैक्स है। सैलरी अर्न कर रहे हो, उस पर टैक्स है। रेंटल पे कर रहे हो, उस पर टैक्स की विद होल्डिंग है। एक कंपनी गुड्स परचेज कर रही है, सेल कर रही है, परचेज कर रही है, तो भी टैक्स है। सेल कर रही है तो भी टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्सेस भी, इनकम टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है। एक एक टैक्स नहीं है, दो दो टैक्स हैं। टैक्सेस तो ज़्यादा हैं, हम पढ़ेंगे सिर्फ दो। टैक्स तो एफईडी भी लगता है भाई, टैक्स तो बहुत सारे हैं। इनकम टैक्स भी है, जनरल सेल्स टैक्स भी है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी है, एफईडी भी है, कस्टम ड्यूटी भी है। हम सिर्फ इनकम टैक्स और सेल टैक्स पढ़ेंगे, टैक्सेस तो बहुत सारे हैं। वो फिर जब इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल में आएंगे तो फिर सीए फाइनल में आपको पढ़ाएंगे हम, एफईडी, प्रोविंशियल सेल्स टैक्सेस, ये सारे के सारे सीए फाइनल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे टैक्सेस चूंकि हमें बड़े रिलेट होते हुए नजर आ रहे होंगे, इसलिए हमारा इंटरेस्ट इंशाल्लाह इस पर ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहेगा इंशाल्लाह। सर ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट मिक्स ऑफ बोथ है, मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है? यानी कि ये प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। इसके अंदर आपको लंबे लंबे चौड़े चौड़े न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी करना होंगी, टैक्स की कैलकुलेशंस भी करना होंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा भाई, आवाज़ आ रही है क्या बच्चों को मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्या मेरी आवाज़ें आ रही हैं? यार सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, ब्लैक एंड वाइट आवाज़ें, तस्वीर नहीं आ रही। ये देखो भाई, ये टेक्नोलॉजी के मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन बेटा, ये आ जाओ। ये बार बार कैमरा क्लास के दौरान बंद हो जाता है, अभी तो बंद हो गया तो खुल भी नहीं रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ज़रा आके ज़रा इसको डायग्नोज करो जल्दी से। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, तो इसमें अब मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़रा ये ले लो ज़रा। अच्छा, आप लोग बेटा पीछे फिर आप देते हैं। आप लोग बुक्स परचेज करेंगे, कैफ 2 की बुक्स आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी। अभी वही बुक लेंगे आप जो पिछली एडम में चल रही थी। बहुत मामूली से चेंजेस होंगे, वो मैं आपको खुद ही कराऊंगा उसके अंदर। अभी मैं बुक में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सही है? जो जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको खुद कराऊंगा, उसका एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा, इस पेज पर ये चेंज है। बहुत मामूली से चेंजेस हैं, इसलिए वही सेम बुक एज इट इज़ आप लोग ले लेंगे। बेटा यहाँ पे हसन, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कैमरा नहीं खुल रहा बेटा। बच्चा पूछ रहा है स्टडी टेस्ट लेनी है या आपकी बुक? तो मेरे बच्चे, मेरे लेक्चर्स पढ़ने के लिए मेरी बुक तो लेना ही पड़ेगी। बाकी बची स्टडी टेक्स्ट, तो स्टडी टेक्स्ट तो आपके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है। अच्छा है कि आपके पास फिजिकल भी हो, अच्छा है, मैं रेकमेंड करता हूँ होनी चाहिए, क्योंकि हैंड आउट में और मेरी बुक में जगह जगह मैंने बुक की एग्जाम्पल्स और जो किट के क्वेश्चंस हैं वो उसमें डाले हुए हैं, और वो मैं होमवर्क में देता हूँ ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें और उसको बुक से रेफ़र करें उसको सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन है तो फिर मुझे उस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी के क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट में क्वेश्चंस हैं, वो हम करते हैं। आसान बुक के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग खुद ही उसको देख के उसको सोल्यूशंस किताब से देख लें। तो उसके लिए फिजिकल में बुक हो आपके पास तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो सॉफ्ट में तो है ही आपके पास।
ठीक है, आपके सेल फोन पर है, आपके कंप्यूटर्स पे है, नहीं चल रहा ना? क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने बहुत दफ़ा खोलने की कोशिश करी, एरर आ रहा था। और दूसरी बात ये कि कई दफ़ा ये माइक और कैमरा दोनों खुद ही से बंद हो रहा है। चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको ज़रा देख लेना मेरा बच्चा। अच्छा भाई, सबको मिल चुका ये? अच्छा, ये हैंड आउट 1 के कुछ पेजेस हैं शुरू के जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब पूरे हैंड आउट कॉपी कराऊँ फिर आप लोग किताब ले लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग बुक्स ले लीजिएगा। सॉफ्ट में मैं आपको 1-2 हैंड आउट सॉफ्ट में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों के पास किताब होनी चाहिए। अब देखो, जो शॉर्ट पड़ जाएंगे वो फिर अगली क्लास में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ हैंड आउट 1 के कुछ पेजेस दिए हैं मैंने। ये वाली किताब आपके पास होनी चाहिए है, ले लीजिएगा। जल्द या बदेर ये किताब आप ले लीजिएगा, ठीक है बेटा? जी बेटा, देखनी है ये किताब, दीदार करना है इसका। एहतियात से बेटा, गिर ना जाए, वजनी। अच्छा भाई, तो सबके पास? जी मेरे बच्चा, आपको भी किताब देखनी है? गुड। एक्स्ट्रा पीछे दे दो बेटा, पीछे दे दो। सबको मिल गया? देखो उसको, बच्चे को नहीं मिला, दे दो उसको, पीछे दे दो, दे दो। देखिए बेटा। अच्छा अच्छा, तो मैंने सबसे पहले कुछ एनालिसिस दिए हैं आपके सामने, आपको आपके पास नजर आ रहे होंगे आपको। कोर्स ड्यूरेशन, एक कोर्स ड्यूरेशन का पेज है। उस कोर्स ड्यूरेशन के पेज में, खैर आप बच्चों को थोड़ा सा ज़रा तजस्सुस होता है तो वैसे लिख दिए हमने, घंटे एस्टिमेट करके लिख दिए हैं, आगे पीछे हो जाते हैं ये। लेकिन आई कैप तो कहता है कि ये कोर्स आप पढ़ाओ 100-120 घंटे में पढ़ाओ, लेकिन हमें पढ़ाते पढ़ाते टाइम लग जाता काफ़ी, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते होते हैं, तो कोर्स में टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है? तो ये हर टॉपिक के आगे उसके आवर्स, एक एस्टिमेट नंबर ऑफ आवर्स मेंशन्ड है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लासेस लेते रहेंगे तो आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। सिंपल, घंटे बहुत हैं आपके पास, करना क्या है ज़िंदगी में? काम क्या है? पढ़ाई के अलावा काम क्या है आपका? घर में 20 बच्चे तो हैं नहीं, माँ बाप हैं, वो कहते हैं भाई तू जितना इंस्टीट्यूट में रहे उतना अच्छा, तू जितना पढ़ उतना अच्छा। और है क्या ज़िंदगी में करने को? है क्या तुम लोगों के पास? ठीक है, दोस्त हैं। ये वही दोस्त हैं जिनका रिजल्ट आता है और अगर हमारा फेल हो जाए, उसका पास हो जाए, तो सबसे ज़्यादा जेलिसी में होती है। ये बता दूं आपको, ये दोस्ती यारी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये सीए का सफ़र ऐसा सफ़र है जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा भाई। ये क्योंकि इसके अंदर बैठे बैठे तो पास हो गए नहीं तुम भाई। इंटर में क्या था, किसी की 60 आएगी, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 90, पास सबने हो जाना है। ए लेवल में भी यही होता है, किसी का ए आएगा, किसी का A+ आ जाएगा, किसी का B आएगा, B पता नहीं कौन कौन से ग्रेड होते हैं, वो आएंगे, पास सबने हो जाना है, पास सबने हो जाना है। इधर ये सीन नहीं है, ये दुनिया मुख्तलिफ है। देखो PRC से, तो PRC में भी तुम थे ना, कैफ की दुनिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। मैं अभी तुम लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, डीमोटिवेट करना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनका ये हाल होता है कि वो 8 अटेम्प्ट दे देते हैं, उनका कोई पेपर पास नहीं होता, कोई पेपर पास नहीं होता उनका। लेवल ही बढ़ जाता है, ये लेवल बढ़ जाएगा बहुत। अगर आप टीचर के साथ साथ नहीं चले, आप बहुत पीछे रह जाओगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर जाते हैं, खुद देख रहे हैं, वो अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, वो बहुत पीछे रह जाएंगे, माजरत के साथ। पाइल अप हो गए लेक्चर, आप बहुत पीछे रह जाओगे, नहीं आएंगे, कवर होंगे ही नहीं, काबू में नहीं आएंगे। 2 की स्पीड से देखोगे, काबू में नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएंगे। मैं बच्चे यही करते हैं, एंड में इतने सारे लेक्चर बच गए, अब सर हम 2 की स्पीड पे देख लेंगे। अबे 1 की स्पीड पे तुझे समझ नहीं आता, तुझे 2 की स्पीड पे समझ आएगा। मतलब एक टीचर जिस लहजे में, देखो व्हाट्सएप ने भी ये फीचर निकाला ना, 2 की स्पीड पे मैसेज सुन लो। अब आप अगर मैसेज में कोई बंदा
गुस्से में है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई गुस्से में बात कर रहा है, कोई हैरान होकर बात कर रहा है, अरे ये क्या हो गया, उसको 2 की स्पीड पे सुनो तुम, आपको उसकी हैरानगी का एक्सप्रेशन ही नहीं मिलेगा, खत्म हो गया ना। तो टीचर जिस कॉन्सेप्ट को फोकस करके बता रहा है, कोई किसी जोक के थ्रू समझा रहा है, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है, आपने उसको 2 की स्पीड पे देखा, मैं कह रहा हूं आपके लिए तो अजाब बन जाएगा लेक्चर। कैसे देखते हो तुम लोग, देख कैसे सकते हो यार, और एब्जॉर्ब कैसे होता है। और आप यकीन करो, आई हैव विटनेस्ड सच स्टूडेंट्स। मैंने एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाया मिसाल के तौर पर कैपिटल गेन में, अब कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है और वो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कैपिटल गेन भी आता है, नॉन रिकग्निशन रूल भी आते हैं, IFOS के साथ मिक्स हो जाता है, गिफ्ट भी आ जाता है उसके अंदर। और वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें एक सिनेरियो के अंदर बहुत सारी चीजें एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है और करता है। सीए फाइनल में भी वो सवाल आते हैं। मैं उसको जब समझाता हूं, बेटा गौर से, तसल्ली से, ये डायग्राम बना के, पूरी पिक्चर बना के, इधर उधर एरोज बना के, सब आ गया समझ? जी सर सब आ गया। अच्छा, अब बच्चे का मैसेज आया, सर ये चीज समझा दे जरा। मैंने कहा हैं, जिसको मैंने 2 क्लासेस में 4 घंटे में समझाया, ये बच्चा मुझे मैसेज में कह रहा है समझा देंगे। मैं उससे पूछता हूं, बेटा आपने लेक्चर नहीं देखा? नहीं सर देखें लेक्चर। तो क्या देखा लेक्चर में फिर? सर वो 2 की स्पीड पे देखें, वो 2 की स्पीड पे जनादा हो गया, खिचड़ी पक गई सारे कॉन्सेप्ट की। यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होंगे कि विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एंड यू विल सी दैट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप 2 की स्पीड पे देखोगे, सेल्स टैक्स, बिजनेस इनकम, इतने की एरियाज, यू आर रुइनिंग योर टाइम। डोंट डू दिस। साथ साथ चलो, फायदा होगा। अच्छा, फिर आपके पास देखो मैंने एनालिसिस दिया हुआ है, आगे वाले पेज पर आ जाओ जल्दी से। अच्छा, एक तो ये टॉपिक वाइज है कि टॉपिक वाइज किस पेपर में कितना कितना मार्क्स आया है, कितने मार्क्स आए हैं। तो इसके ऊपर मैं अभी इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है टैक्स के बारे में। आगे चल लो। उसके बाद जो आ रहा है थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल। थ्योरी कितना एग्जामिन हुआ, प्रैक्टिकल कितना एग्जामिन हुआ, ये मैंने एक एनालिसिस बनाया है। ठीक है, आप लास्ट 3 अटेम्प्ट्स पर जरा लास्ट 1 2 3 4 लास्ट 4 अटेम्प्ट पर आप जरा गौर कीजिएगा। लास्ट 4 अटेम्प्ट पे गौर कीजिएगा जरा। प्रैक्टिकल देख रहे हो, लास्ट अटेम्प्ट में 65, उससे पहले 73, उससे पहले 64, उससे पहले 66। यानी थ्योरी का पोर्शन कदरे कम है। आप जिस बच्चे से पूछोगे ना जो फेल होगा, अभी रिजल्ट आने वाला आ जाएगा ना थोड़े दिन में, फिर आप पूछना क्या रिजल्ट आया। अल्लाह ना करे किसी बच्चे ने बोला फेल हो गए, यार पास नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? यार वो थ्योरी सर ने सही नहीं पढ़ाई थी। अच्छा भाई, तो पेपर तो प्रैक्टिकल 65 मार्क्स का था, पास तो हो जाता। सर ने ना सारा फोकस प्रैक्टिकल पे कर दिया, तो इसका मतलब तो प्रैक्टिकल में तो पास हो जाता, 50 आ जाते तेरे। मसला क्या है? मसला ये है कि हम अपनी कमी कोताही को दूसरे के कंधे पे डालने के आदी हो गए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं 100% कोर्स करवाना, कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन उसको पढ़ना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। देखो मैं तो कोर्स करा दूंगा और पढ़ने वाला बच्चे पढ़ लेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ेगा। हमें पता है कि थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स एक तो कम टेस्ट हो रहे हैं, और दूसरा थ्योरी के अंदर भी मैं प्रायोरिटाइज करा देता हूं, ये थ्योरी पहले कर लो, ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में। छोड़ने के लिए तो मैं कुछ भी रेकमेंड नहीं करता, छोड़ने के लिए तो मैं कुछ भी रेकमेंड नहीं करता, भाई कुछ भी ना छोड़ो, लेकिन उसकी प्रायोरिटी बता देता हूं, ये पहले, ये पहले। चलो, थ्योरी के 35 मार्क्स में से किसी के 10 मार्क्स भी आते हैं। कितने? 10। 35 में से 10 बोल रहा हूं मैं। और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स है? 65। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज प्रैक्टिकल है और उस किसी स्टूडेंट ने पूरी ठीक की है, क्या मार्क्स कट सकते हैं? गुंजाइश नहीं। सबसे पहला सवाल, इस दफा जो पेपर था, ये जो मैंने टॉपिक वाइज बनाया है ना, इसमें लिखा है मैंने, पेपर तो मैंने भी आप लोगों को नहीं दिया है। सबसे पहला सवाल आया इंडिविजुअल सैलरीड का, समर 2023 में 19 मार्क्स का, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल सैलरीड का।
19 मार्क्स का सवाल। फिर बिजनेस इनकम का कितने मार्क्स का देखो, 20 मार्क्स का सवाल, 20 मार्क्स का सवाल बिजनेस इनकम का, कंप्लीटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इंटरेस्ट इनकम पर बेस करता हुआ, 7 मार्क्स का सवाल, वो था प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। सेल्स टैक्स की थ्योरी को छोड़ देता हूं मैं, सेल्स टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरा देखने कितने मार्क्स का आया, 19 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 19 मार्क्स का। यानी कि सेल्स टैक्स, ये किसका था बेटा, यानी सेल्स टैक्स के क्वेश्चन तो ऐसे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बोलोगे सर बस सेल्स टैक्स का सवाल ही आ जाए पेपर में, पूरा सेल्स टैक्स का पेपर है। उसका एक फॉर्मेट है, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, और जितनी एडजस्टमेंट सेल्स टैक्स के सवाल में थी, एक एक एडजस्टमेंट को क्लास में कई कई बार हमने किया, कोई नई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो क्या मुझे बताओ कि अगर एक बच्चा प्रैक्टिकल एरिया में भी सॉलिड है तो क्या उसका पेपर पास है? मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आपने पेपर 70% अटेम्प्ट किया है, 30 मार्क्स का छोड़ दिया, और वो 75% ठीक किया है, 100% भी नहीं, 75% ठीक किया है, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और 75% ठीक किया है, क्या पेपर पास हो जाएगा? अभी तक बच्चे सोच रहे हैं। 70 into 75% कर दो, पास हो गया। ये है इसका सिंपल उसूल। अब जो बच्चा कहता है मुश्किल आ गया, सर ने नहीं पढ़ाया था, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, हर कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड है। अब तो मेरा ये दिल भी नहीं दुखता कि बच्चे ने बोल दिया कि सर ने नहीं पढ़ाया, वो बोलता रहे भाई, किसी के बोलने से क्या। एक बच्चा जो क्लास में आधा घंटा लेट आया, वो तो बोलेगा ना सर ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। और ये अप्रोच मत अपनाना। आधा घंटा लेट आ रहे हो, 2 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा क्लास ले रहे हो, आधा घंटा लेट आए, अच्छा अब वो बच्चा फिर वो आधा घंटा ऑनलाइन से कवर भी नहीं करता। वो बोलेगा मैंने तो फिजिकल क्लास ले ली। अरे तूने फिजिकल क्लास तो ले ली, लेकिन तूने शुरू का आधा घंटा तो मिस कर दिया। उसमें अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात बताई तो तेरे पास कहां से आई? या तो तूने दोस्त से समझी, या तूने दोस्त के रजिस्टर को कॉपी किया, ओके, वरना उस रिकॉर्डेड लेक्चर का शुरू आधा घंटा तुझे देखना पड़ेगा ना। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, आधा घंटा लेट आएंगे, छुट्टियां भी मारेंगे, हम तो सर फिजिकल ले रहे हैं। अब उस चक्कर में ना वो ऑनलाइन पे देखेंगे वो, और ना वो फिजिकल पूरा आएंगे। ऐसा ना करो, या पूरा फिजिकल लो या पूरा ऑनलाइन लो। और पूरा फिजिकल ले रहे हो तो पूरे टाइम के लिए आओ, बंक मत करो, लेट मत आओ, मिस मत करो। एवरी कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड। अगर तुमने कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया और अगली क्लास में सवाल उससे ही पर्टेनिंग हो रहा है, सो यू विल बी ब्लैंक, यू विल बी सिटिंग ब्लैंक। तुम्हारे उस क्लास का भी 1 घंटा बर्बाद हो गया जब तक वो मैंने सवाल कराया पूरा बोर्ड पे, तुमको समझ भी कुछ नहीं आया, और तुम परेशान अलग हो गए कि यार कितना मुश्किल है टैक्स यार, सर ने 1 घंटे तक सवाल कराया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी तुझे कहां से समझ आएगा? कॉन्सेप्ट तुझे आता नहीं, सवाल कहां से आएगा? So are you getting this? If you are taking online, take it completely online. I although do not recommend the online option. मैं recommend नहीं करता। ऑनलाइन ऑप्शन है मेच्योर स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से। अभी आप लोगों का लेवल मेच्योरिटी वाला है ही नहीं। कोई बच्चा बोले सर मैं तो बड़ा मेच्योर स्टूडेंट्स हूँ, अल्लाह जानता भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं हो। अभी मेरे हिसाब से तो आप इंटर ए लेवल के वो बच्चे हो जो क्लासरूम एनवायरनमेंट से उठ के आए हो, एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शिफ्ट टू द ऑनलाइन मोड अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरिट लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज फ्यू, ठीक है। आप अभी उस मोड ऑफ एनवायरनमेंट से आ रहे हो, मोड ऑफ लर्निंग से आ रहे हो, जिसमें आपको टीचर की कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। टीचर आपके सर पर खड़ा हो, आपसे क्लास में सवालात कराए, आपसे पूछे, आपका होमवर्क चेक करे। अभी आपका लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ,
आप जब CA फाइनल में पहुंच जाओगे, आपका मैच्योरिटी लेवल इस स्टेज से मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स हो चुका होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। फिर टीचर नहीं बोलेगा तुमको पढ़ना है, फिर वो स्टूडेंट इतना मैच्योर हो चुका होता है, उसको खुद पता है अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा तो जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि वो पूरा कैफ भुगत चुका होता है। एंड CA फाइनल, एवरी पेपर ऑफ CA फाइनल इज 10 टाइम्स डिफिकल्ट, लेंदी, बल्कि देन द कैफ पेपर, दैट डिफिकल्ट। उसको खुद ही पता है अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं तो गया क्लीन बोल्ड, फिर टीचर को बताना ही नहीं है। CA फाइनल कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो चुका है, बच्चे आते नहीं क्लास में, टोटल ऑनलाइन। वो बच्चे बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं। आप लोग नहीं हो मैच्योर इतने। अगर आप इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम एब्जॉर्ब कर सकते हो, अगर आपके घर पर कोई डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं हैं, अगर आप बैठे बैठे एक रूम में बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए क्लास ले सकते हो, अच्छा है, ले लो। ऐसे बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए आना जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वो कहते हैं सर हम घर में बैठ के सुकून से पढ़ सकते हैं, पढ़ लो। देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर फॉर एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, योर कंडीशन। मेरा ओपिनियन लोगे, मैं आपकी जगह होता, मैं ऑनलाइन मोड कभी ऑप्ट नहीं करता अपने लिए, अपने आप को देखते हुए। क्योंकि टीचर के सामने जाकर, टीचर से लेक्चर लेकर, टीचर के सामने सवाल, मैं बहुत सवाल जवाब करता था। मैं ऐसा स्टूडेंट था, हमेशा ये वाली सीट होती थी मेरी, हर क्लास में, हर बैच में मेरी ये वाली सीट होती थी, बिल्कुल फर्स्ट, टीचर के साथ बिल्कुल फर्स्ट। और मैं बहुत सवाल जवाब करने वाला बच्चा था। मैं टीचर से बहुत क्वेश्चन करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं क्वेश्चन करता था। तो अब मेरे जैसा बच्चा अगर होता तो मैं तो कभी ऑनलाइन मोड प्रेफर ना करता, अपने लिए बता रहा हूँ। बट अगेन देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर फॉर एनी स्टूडेंट। इट्स अप टू यू। आप कह सकते हैं कि सर मुझे 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में लगता है, मेरा 2 घंटे तो यहाँ वेस्ट हो जाते हैं, मेरे पास घर में बड़ा सुकून है, मैं सुकून से लेक्चर ले सकता हूँ और मुझे बेस्ट है, गो फॉर ऑनलाइन। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी आते हैं बाद में, पेपर रिजल्ट आने के बाद, सर बहुत शुक्रिया सर हम पास हो गए। मैंने बोला तुझे तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ भाई मैं। सर वो ऑनलाइन स्टूडेंट था आपका, अच्छा कभी तूने सवाल तो नहीं पूछा? नहीं सर वो कभी पूछने की ज़रूरत ही पेश नहीं है, कभी कोई सवाल पूछने की ज़रूरत। इतने बच्चे ऐसे हैं जो कभी कोई एक सवाल नहीं पूछते। मुझे तो डर लगता है, हयात हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे सबको, लेकिन वो ग्रुप में होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे बच्चे, लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि वो कुछ एक्टिविटी नहीं है, हरकत ही नहीं है, ना ऑनलाइन आ रहे हैं ना सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड। सो इट्स अप टू यू। सो वट एवर यू डिसाइड, थिंक एंड डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फीजिबल सूटेबल ऑप्शन फॉर यू। दूसरों की देखा देखी में नहीं, ये ऑनलाइन जा रहा है तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ लूँ, ये मेरा दोस्त ऑनलाइन पढ़ रहा है तो मैं भी ऑनलाइन पढ़ लूँ। तू अलग, तेरा दिमाग अलग, तेरा दोस्त का दिमाग अलग, तुम्हारा मेंटल एप्टीट्यूड अलग है। बात समझ आती है? क्या कोई सवाल इस बारे में किसी का, इस चीज़ से रिलेटेड? नहीं। अच्छा फिर से मैं आता हूँ, तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, थ्योरी भर और आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशंस हैं आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चे, मुझे हैरानगी होती है, हैंड आउट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सर ये चीज़ याद करनी है, सर ये डेफिनेशन याद करनी है। तो भाई जो इस किताब में लिखा हुआ है और याद करने की चीज़ है तो याद करनी है ना। एक कैसा सवाल है ये? मतलब मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, एग्जाम के अंदर रेंट की डेफिनेशन भी आई है 1 मार्क की, 2 मार्क की, डिफाइन रेंट की डेफिनेशन तक आई है पेपर के अंदर, एनपीओ की डेफिनेशन भी आई है। भाई आने को क्या नहीं आ सकता? मुझसे पूछ के देगा एग्जामिनर, मुझसे पूछ के देगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। अबे भाई किताब में है, कोर्स में है तो आ सकता है। अब तुम नहीं कर रहे, सो यू आर कैरिंग अ रिस्क।
मैं आपकी जगह होता, कोई ऐसा टॉपिक जो मैं छोड़ भी रहा हूँ, याद नहीं कर रहा, मैं उसको इतना ज़रूर प्रिपेयर कर लेता कि ये आएगा टॉपिक, तो मैं उसके अंदर 5 मार्क्स में से 2.5 मार्क्स तक लिख लूँगा खुद से। छोड़ता नहीं था मैं। सी फाइनल में छोड़े, बहुत इतना बड़ा सिलेबस था तो उसमें कुछ छोड़ना पड़ जाता था, याद रट्टा लगाने से। समझता सब था, रट्टा नहीं लग रहा तो यार अब ये रट नहीं पा रहा मैं, इतना ज़्यादा हो गया दिमाग के अंदर, अब और कुछ ना भूल जाऊँ, इसको नहीं रटूंगा मैं, इसको रीड करके चले जाऊंगा मैं, बस समझ लिए। ये अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक होगी मेरे बच्चों? रमज़ान के अंदर सर हम कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगी क्लासेस, कैसे चलेंगे हम, और कैसे चलेगा ये कोर्स? अच्छा, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये की थी कि शुरू के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के जो लेक्चर्स हैं मेरे, शुरू के 5-6 लेक्चर्स होंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी वीडियोस आप प्लीज़ देख लें, ठीक है? तो वो सब कुछ समझ आई? जिन्होंने देखी वो ज़रा हाथ रेस करेंगे। गुड, तो समझ आई? कॉन्सेप्ट्स कुछ एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसले मसाइल हों, आई एम हेयर टू असिस्ट यू, आई एम हेयर टू फैसिलिटेट यू, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग प्लीज़ देख लो। 5-6 लेक्चर्स हैं, ज़्यादा नहीं। ये हाँ करते हैं और ये आखिर तक नहीं देखोगे। देखो, जो नहीं देखेगा, अब मैं पहले तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, एक बच्चा लेट आता था ना, मैं बहुत परेशान होता था, भाई यार इसका ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया, अब ये क्या करेगा बेचारा। उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे हराम खोर हैं, उनको अल्लाह ही समझाए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टेंशन लेना कम कर दी। फिर ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी आ गए साथ साथ। फिर मैंने बोला भाई ठीक है, अगर उसको खुद अपनी इतनी फिक्र होगी तो वो फिर ऑनलाइन से देख के कंपनसेट करेगा अपना, नहीं करेगा। सही है ना? सब बच्चे पास हो जाएंगे तो फिर रिफ्रेशर का बैच कैसे बनेगा भाई? ठीक है, तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, दुआ तो हमारी है। लेकिन बाहर तौर बात यही है कि हिदायत सबके नसीब में मुश्किल ही आती है। और ये बात ज़रूर याद रखना कि अगर सीए में सारे बच्चे पास हो गए तो सीए की वैल्यू डाउन हो जाएगी। सारे बच्चे कभी पास नहीं होंगे, फैक्ट है ये। कौन पास होगा? जो सीरियस होगा, डिटरमिन्ड होगा, हार्ड वर्किंग होगा। एक मेहनती बच्चे के लिए यकीन करो कैफ का पेपर नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। जो मेहनती बच्चा होगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, टाइम को यूटिलाइज करने वाला बच्चा होगा, उसका कैफ का पेपर नहीं रुकेगा। विद द लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ माशाल्लाह से, जिस तरह से टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, हर टीचर की मैं बात करूँ यार, किसी का नाम लिए बगैर, हर टीचर अपने पार्ट पर बेस्ट दे रहा होता है। रिस्पेक्ट टू एवरी टीचर। हमारे स्टूडेंट्स भी कभी कभी एक कंपैरिजन में लग जाते हैं, ये वो। एवरी टीचर इज रिस्पेक्टेबल, he is putting his 100% for you, he is trying to make everything easy for you। जितनी प्रैक्टिस चल रही है, जितने सवालात चल रहे हैं, जितना बड़ा कोर्स चल रहा है, इतना ड्यूरेशन का कोर्स चल रहा है, आप अगर ढंग से पढ़ लें, क्लासेस ही ले लेना, मैं कहता हूँ फेल होना मुश्किल है। अगर तुमने ढंग से क्लासेस ले ली, तुम्हारा फेल होना मुश्किल है इंशाल्लाह। तुमको ये एहसास होगा, मेरे अल्फाज याद आएंगे तुमको इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब वो 5-6 क्लासेस तो तुम लोग ले लोगे कैसे? ऑनलाइन देख लोगे? भरोसा कर सकता हूँ मैं? फिर मैं पूछूंगा ये देखी कि नहीं देखी? अच्छा, फिर रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा क्लासेस का बर्डन नहीं रख रहे होंगे। वैसे कमज़ोर कांधे हैं तुम लोगों के, इतना बोझ कहाँ उठा पाओगे? चाहिए तो रमज़ान के अंदर बहुत बोझ नहीं है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि सिर्फ 3 क्लासेस लगी हैं कैफ 2 की, सिर्फ ओनली 3 क्लासेस। और आ रहा हूँ 3 क्लासेस, और वो 3 क्लासेस भी 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटे की क्लासेस है। क्योंकि रमज़ान के अंदर मेरे लिए बोलना और आपके लिए एब्जॉर्ब करना दोनों ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नींद में होते हैं बच्चे, हाँ देखा। अच्छा, मैंने आपके लिए ख़ास तौर पर इस दफ़ा क्लासेस 10:30 पर स्टार्ट करी हैं। अदरवाइज़ रमज़ान में तो मैं 9 बजे स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए 10:30 से स्टार्ट करी हैं क्लासेस, सो दैट अगर आप लोग सो के भी आते हो तो आ जाओ।
सहरी ख़त्म हो रही है 5:10 पे, 5:05 पे। फजर पढ़ के कोई बच्चा 5:30 पे फजर होती है, 5:45 तक भी अगर तुम सो जाते हो, 6 तक भी सो जाते हो, तो 6 से 10 तक सो गए, या 6 से 9:30 तक तुम सो गए, 3.5 घंटे सो गए या 4 घंटे सो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर उठे, फ्रेश हुए और आ गए। अब जैसे भी आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, अपना टाइम मैनेज करके नाश्ता वाश्ता तो करना नहीं है, उठ के आ जाए। सो यू विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम कि आप फजर के बाद भी एक डिसेंट नींद कर सकते हो। अगर कोई बच्चा सो भी रहा है तो भी आप 10:30 बजे पहुंच सकते हो, लेकिन प्लीज़ 10:30 बजे पहुंच जाना कोशिश करके, ठीक है। 10:30 से 12, 1.5 घंटे की मैंने क्लास रखी है। मंडे, वेडनेसडे और फिर फ्राइडे को मैं रखता हूँ। मेरी जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं वो होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 4 मेरे नॉर्मल स्लॉट्स हैं, फिक्स स्लॉट्स हैं। मंडे को होती है 9:30 से 12:30, वेडनेसडे को होती है 9:30 से 12:30, फ्राइडे को होती है 9:30 से 12:30, सैटरडे को होती थी 12 से 3, ठीक है। तो ये 3-3 घंटे के मेरे सेशंस होते थे, 2.5-3 घंटे के, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा लेट आया, थोड़ी सी लेट शुरू हुई तो 2.5-3 घंटे का एवरेज सेशन आप समझ लें। 4 सेशन में लेता था, संडेज़ नहीं लेता। पूरे लास्ट बैच में संडे नहीं लिए, सिर्फ लास्ट की एक क्लास ली थी शायद मैंने संडे की, जो मुझे याद पड़ता, नहीं लेते संडे। लेकिन ये वाला बैच थोड़ा सा अनयूजुअल होने वाला है। रमज़ान का बैच है ये, रमज़ान का बैच, आपको पता है। देखो बात यही है ना कि यू नो एवरीथिंग, नन्हे तो हो नहीं ना तुम लोग। अब जब आसानी उठाओगे, सहूलत उठाओगे, तो थोड़ा बहुत संडे को फिर मुशक्क़त भी उठाओगे ना। अभी रमज़ान में आसानी भी कौन उठा रहा है? तुम ही लोग उठा रहे हो ना। ईद की छुट्टियां भी कौन उठाएगा, अवेल करेगा? तुम ही लोग करोगे ना। तो फिर अगर उसकी जगह संडे को पढ़ लोगे, भाई मैं ये क्या समझता हूँ कि एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या वीकडे क्या वीकेंड। वीकेंड तो उसके लिए होता है ना जो ऑफिस में काम करता है 5 दिन, फिर वो बोलता है वीकेंड आएगा, अभी बच्चों के साथ गुजारूंगा सैटरडे संडे। ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट अंग्रेज का है। मेरी 2 दिन पहले एक क्लाइंट से बात हो रही थी, बहुत डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी उस बंदे की थी, दुनिया घूमता है और सीनियर लेवल का बहुत बंदा। तो मुझे कहता है कि मैं यहाँ ट्रैवल, और पता नहीं, मुझे नहीं पता होगा मैं कल कहाँ बैठा हूँ, यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ। बोलता है ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट तो मुसलमानों का थोड़ी है। ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों का थोड़ी है। ये तो अंग्रेज का कॉन्सेप्ट है, गोरों का कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों के लिए तो क्या है? मुसलमानों के लिए तो ये है कि अगर जुम्मे की नमाज भी है तो आप जुम्मे की तैयारी करो, जुम्मे की नमाज पढ़ो, और जुम्मे की नमाज के बाद रिस्क की तलाश में निकल पड़ो। भाई ये अंग्रेजों ने सैटरडे संडे का वीकेंड का कॉन्सेप्ट जब बनाया तो मुसलमानों ने बोला अच्छा 2 दिन छुट्टी करनी है, हम फ्राइडे को करेंगे, हमारा फ्राइडे जो है ना वो ज़रा मुक़द्दस दिन है हमारा, हम फ्राइडे को करेंगे छुट्टी। अबे तुझे छुट्टी करनी क्यों है? सूरह जुमा में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना, आप जुम्मे की तैयारी करो, उसके बाद फिर रिस्क की तलाश में निकलो। तो आप तो वैसे ही वेले हो, मतलब तुम आगे बैठे हो ना, आप लोग तो वैसे ही वेले हो, करने को है कुछ क्या? फिर ये वीकेंड क्या होता है? फिर ये सैटरडे संडे क्या होता है? मतलब ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट, संडे का कॉन्सेप्ट तो उसके लिए ना जिसने पूरा हफ्ता कुछ काम किया है। तुमने क्या उखाड़ लिया पूरे हफ्ते में? बात समझ रहे हो? तो रमजान के बाद संडे भी लग जाए तो क्या पढ़ना ही है ना भाई, पढ़ने के लिए ही है। अभी तो हम 6 साल तो पढ़ने के लिए ही हैं। और जिसने ये 5 साल 6 साल, आइडियली 5.5 साल, जब मैं था तो 5.5 बनते थे, 2 साल का कैफ था और 3.5 साल की हमारी आर्टिकलशिप थी। आर्टिकलशिप के बाद वी वर फ्री टू डू जॉब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में ही मेरा सीए कंप्लीट हो गया था। तो ये 5.5 साल, अगर किसी ने ये 5.5 साल इस प्रोफेशन को दे दिए ईमानदारी दियानतदारी के साथ, बग़ैर कोई फजूलियात के, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस प्रोफेशन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा रिश्तेदारों से बोलचाल बंद हो जाएगा, घर वालों से तुम कतई ताल्लुक़ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बी लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, सब कुछ कर रहे होगे लेकिन बस अपने टाइम को ढंग से मैनेज कर रहे होगे। अगर तुमने ये 5 साल इस प्रोफेशन को दे दिए, इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से सारी ज़िंदगी आगे की सुकून में गुजारोगे इंशाल्लाह, सारी ज़िंदगी आगे की सुकून में गुजारोगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर तुमने ये 5 साल 5.5 साल में 19-20 करी ना,
अगर तुम्हारे आर्टिकलशिप तक सारे पेपर पास नहीं होंगे उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्टिकलशिप ख़त्म हुई, अब जॉब करनी है, घर वालों का प्रेशर है, घर का बोझ उठाना है, जॉब करनी है। अब जॉब पे ना छुट्टी मिलेगी ना पढ़ने का टाइम मिलेगा। शादी हो गई, 28 साल के हो गए, 29 साल के, घर वालों ने बोला भाई पता नहीं पेपर कब पास होंगे, शादी तो कर। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब पढ़ाई का टाइम कहाँ से मिलेगा? आप यकीन करो, मैं जाऊंगा घर, जैसे ही घर जाऊंगा तो छोटे वाले बच्चे हैं वो बस पापा पापा करके चिपक जाएंगे, वो कुछ करने नहीं देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। ऑफिस से सोच के आऊंगा यार जो भी काम है वो ऑफिस में ही कर लूं, घर पे जाऊंगा आई कैन नॉट डू एनी वर्क। मैं करूंगा, मेरे लैपटॉप की कीज दबा देंगे, लैपटॉप फेंक देंगे, मुझे डर लगता है घर पे काम करते हुए। तो आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉब के साथ, बीवी बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा कज़न है सीए कर रहा था, सीए उसने छोड़ा, सीए फाइनल के पेपर पास नहीं हुए। मैंने उसको बोला एसीसी कर। एसीसी के सारे पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह दिए उसने, पेपर पास किए, फाइनल के पेपर भी थोड़े से उसके रुके, अब एक पेपर रह गया। मैं उसको कह रहा था, उसकी शादी होने वाली थी, मैंने कहा हिम्मत कर ले, दे दे पेपर। वो एक पेपर उसको रुक गया, अब वो 1.5 साल हो गया उसकी शादी को, नाउ ही इज अटेम्प्टिंग दैट पेपर। एक पेपर नहीं मिल पाता टाइम। तो अभी जो तुम 5.5 साल में निकाल लोगे ना, यूं समझ लो एक पेपर अगर तुम जो चीज 6 महीने में यहाँ निकाल रहे होगे ना, आफ्टर योर आर्टिकलशिप इट विल टेक 1 year, 1.5 year, because you will be engaged, your priorities will change। आपकी जॉब लग गई, आप अर्न कर रहे हो महीने के लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा रहे हो। क्वालिफाइड होते तो 2 लाख कमाते, अनक्वालिफाइड हो 1 लाख कमा रहे हो। अब आपकी प्रायोरिटी वो जॉब हो जाएगी, वो सैलरी हो जाएगी। अब बोलोगे यार अभी बॉस को मुंह देना है, बॉस गालियां देगा, काम नहीं होगा, सारे मसले मसाइल होंगे, पढ़ाई का टाइम ही नहीं। एंड एवरी अटेम्प्ट विच इज गेटिंग डिलेड कैफ लेवल के ऊपर, तुम्हारे कैफ लेवल पे 6 महीने आगे गए, इसका मतलब हर चीज 6 महीने, और ये 6 महीने नहीं 1 साल, समझ रहे हो ना मैंने बताया क्या? ये फिर 6 महीने डिले नहीं होगी, कितने साल डिले होगी? 1 साल डिले होगी। अच्छा 6 महीने तुम्हारी एक अटेम्प्ट डिले हुई, तुम फेल हो गए, इसका मतलब सर अगर मैंने 6 महीने की अटेम्प्ट मेरी जाया हुई तो मेरी क्वालिफिकेशन 1 साल डिले हो गई। ये नुकसान हो गया इतना बड़ा ना, मेरी जिंदगी का 1 साल कीमती जाया हो गया। ना सिर्फ तेरी जिंदगी का एक कीमती साल जाया हो गया, उस एक कीमती साल में तू जितना कीमती कमाता अगर क्वालिफाइड होता, वो सारी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर तू क्वालिफाइड होता तो तेरी 2 लाख की जॉब होती, अनक्वालिफाइड है तो तेरी 80,000 की जॉब है। तो वो 1,20,000 का लॉस हो गया तेरा, 1,20,000 का लॉस मल्टीप्लाई बाय 12, ये तुम्हारी एक अटेम्प्ट की कॉस्ट है। डोंट थिंक लाइक दिस कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या हो गया, 4,000 रुपये पेपर की फीस ही जाएगी ना सर, क्या हो गया? पेपर की फीस जाया होगी ना 4,000 रुपये, जान तो नहीं जाएगी ना। ये छोटी सोच, थिंक बिग। ये 6 महीने विल लीड टू द डिले ऑफ 1 year टू योर अल्टीमेट क्वालिफिकेशन। मल्टीप्लाई करो अपनी सैलरी के लॉस से, ये सिर्फ मॉनेटरी लॉस है। फिर जो फ्रस्ट्रेशन जॉब के साथ तुम्हें पढ़ना है वो अलग चीज़ है। अम्मा अब्बा ने बोला है शादी पेपर के बाद ही होगी, वो डिले हो रही है। हर चीज़, जिंदगी की हर चीज़ आगे बढ़ रही है। कैलकुलेट एवरी लॉस। ये है वो लॉस जो आज तुम करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज दिस लॉस, कि अल्लाह करे आज अगर तुम्हारे दिल में और दिमाग में इस चीज की अहमियत आ जाए कि मेरा आज का अटेम्प्ट कितना कीमती है, तो तुम्हारा पूरा सफर निकल जाएगा इंशाल्लाह। इज एवरीवन गेटिंग दिस? किसी के दिमाग में कोई सवाल हो मुझसे पूछ लो, हल्का फुल्का भारी कोई भी सवाल पूछ लो प्लीज। एनीवन? कोई क्वेश्चन? बोलो बच्चा। मैं यकीन करो मेरे दिल की तुमने तार छेड़ दी है इस वक्त। मैं जब हाँ तो नमाज जमात करेंगे ना, जमात कर यहीं पे जमात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि नमाज तो मिलना मुश्किल है मस्जिद में, यहाँ पे ऊपर जमात कर लेंगे अभी क्लास के बाद। आप यकीन करो मैं बहुत सारे सवालात आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह अपने सामने। आप खुद देखोगे कितनी सवालात आपको करने पड़ेंगे मेरे सामने।
और फिर मैं छुट्टी बंद कर देता हूँ। करोगे सवाल, दिखाओगे सवाल का सोल्यूशन तो फिर घर जाओगे, वरना करते रहो। बच्चों की इतनी गंदी राइटिंग कि मुझे देख के कुछ होने लगता है, यार ये क्या कर रहे हैं। और इतना जलील हुए हैं पिछले बैच में मुझसे बच्चे। बोलता हूँ यार ये तो जो लिख रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भाई भले ठीक है हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं है यार, एग्जामिनर हैंड राइटिंग के मार्क्स ना दे मेरी भला से। मैंने बोला ये जो तू कर रही है मुझे समझ तो नहीं आ रहा। तो अब अगर एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगा तो वो मार्क्स किस चीज के देगा? हैंड राइटिंग के काटेगा नहीं, जो समझ नहीं आएगा उसके देगा भी तो नहीं, उसके देगा भी तो नहीं। इतनी गंदी राइटिंग की सोच है आपकी, ऐसा लगता है कीड़े मकोड़े चल रहे। यार मैच्योर स्टूडेंट्स हो यार, ऐसे तो ना करो। आएंगे टैक्स रेट कार्ड नहीं होगा। अच्छा चलो अब तो खैर बुक थी तो बुक के बाद फिर सुकून था कि वो बुक के अंदर ही टैक्स रेट कार्ड लगा हुआ था। कितने बच्चे बुक ही ला देते सर, वो बैग बहुत भारी हो जाता है ना। अबे तू खुश किस हाल में है, हैंड आउट तू नहीं लाता सर, वो खो जाता है। बुक सर वो बैग बहुत भारी हो जाता है। अपना भारी वजूद फिर लेके क्यों आया भाई, तू घर पे ही रहता। तो एक तो ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, ऐसा रजिस्टर, ऐसा पेज होना चाहिए। देख लो अभी से बता रहा हूं, पहली क्लास है ना, पहली क्लास है यार। टू माय सरप्राइज एक बच्चा वो छोटी सी डायरी, वो छोटी सी डायरी मिलती है ना, न्यू ईयर की डायरी होती है, इसकी इतनी डायरी होगी, इतनी सी डायरी, उसके ऊपर इनकम टैक्स का सवाल सॉल्व कर रहा है। अबे पेज से बाहर जा रहा है। दो पेज पे तो आ गया, अब पीछे क्या करे वो, कंप्लीट फिर भी नहीं हो रहा था वो। मैंने बोला भाई इतना टाइम हो गया, और वो बच्चा वो था जिसका पिछले एटम पेपर हुआ था, और वो सीरियस बच्चा था, कर ठीक रहा था। मैंने बोला यार अभी तक तुम इसी चक्करों में पड़े हुए हो कि तुमने रजिस्टर ही ढंग का नहीं बनाया, फिर क्या कर रहे हैं, बुक के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे प्रोफेशनल बच्चे हैं। दिस इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर एग्जाम कॉपी। 2 बजे तक क्लास है ना मेरी, 2 बजे तक क्लास है ना। 1:30 किसने रखी भाई, 12 से 2 बोली थी मैंने। चलो खैर 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर एग्जाम कॉपी। The student who is practicing on this length and width of the copy, वही अपने आप को फेमिलियराइज कर पाएगा ना कि मैंने आंसर को किस तरह से मेंटेन करना है, मैनेज करना है। मल्टी कॉलम आंसर है भाई। तुम जब कंप्यूटेशनल क्वेश्चन करोगे 2-2, 3-3 कॉलम के सवाल आते हैं, तुमसे मैनेज नहीं हो रहे होंगे। लिखेगा कॉलम किधर, मैंने अमाउंट किधर लिखे। सबसे ज्यादा गन तो तब मचता है। अब तुम इतने से पेज के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे हो, क्या करोगे? ऐसा रजिस्टर बनाएगा हर कोई। मेरा काम है बताना, नहीं बनाओगे तो आप जानो, आपका काम जाने भाई। सारे बच्चे वैसे भी पास नहीं होते। सब अगर मेरी बातें मान लेंगे सब पास हो जाएंगे भाई, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये वाला रजिस्टर, इस लेंथ और विड्थ का रजिस्टर जो ICAP की कॉपी की लेंथ और विड्थ होती है, सबसे पहली बात ये आप लोग खरीद लेंगे थोड़े से पैसे खर्च करके। फिर आप लोग पेन खरीदेंगे। कितने बच्चे होते हैं जो पेंसिल से सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं? मुझे कोई पेंसिल से सवाल सॉल्व करता हुआ नजर आया? मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं नाराज जब होता हूं तो खतरनाक बात हो जाती है, उस बच्चे का पेपर निकलना मुश्किल हो जाता है। पेंसिल से मुझे वो बच्चा सॉल्व करता हुआ कोई नजर ना आए, पेन से। और आप वो वाली पेन खरीदोगे जो आप एग्जाम में यूज करना चाहते हो। दिखाते हो ये बॉल पेन, ये वाली बॉल पेन दिखाओ, चाहे ये खरीद लो। बॉल पेन है ना, सिंपल बॉल पेन है, सिग्नेचर की, पियानो की, पिकासो की खरीद लो। यही पेन हर क्लास में हर पेपर में इस्तेमाल होगी, फिर चेंज नहीं करोगे। फिर पेपर में भी यही पेन इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं हो आखिरी दिन इंक पेन लेके चले गए, अम्मा ने पार्कर की पेन संभाल के रखी थी सर मेरे लिए, अम्मा ने बोला आज तू जा रहा है तो ये लेके मॉन्ट ब्लांक की पेन से पेपर सॉल्व करेगा। नहीं करेगा, इसी से करेगा। आर यू गेटिंग दिस? कैलकुलेटर किधर है, दिखाओ वाला। FX 991 ES, FX 991 ES वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छा आता है, इससे अच्छा कर लो, कोई मसला नहीं है। और ना ये कर लो, और एक दफ़ा पैसे खर्च करके
ओरिजिनल वाला ले लेना। 150 200 के तो अब नहीं मिलते होंगे, अब तो महंगाई बढ़ गई है। 400 500 वाला भी मत लेना प्लीज। डोंट सेव योर मनी। ये चीजें पैसे बचाने के लिए नहीं है। ये FX 991ES ओरिजिनल मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं मिलता होगा। कितने का मिलता है? 5,000 देखो भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक महीना में उम्रे पे क्या गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो जितने का भी मिल रहा है मार्केट के अंदर, ये 5,000 ज्यादा बता रहे हैं, 5 का नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा याद पड़ता है 2-2.5 का तो मैंने बहुत पहले लिया, 2 का लिया था शायद। भाई एक ही दफा का खर्चा है, सुन लो, एक ही दफा का खर्चा है। ये अगर आपने आज ले लिया और उसको फिर संभाल के रखा, और अगर किसी ने स्नैच नहीं कर लिया, ये अल्लाह ना करे, अगर आपने ये संभाल के रखा तो इसी कैलकुलेटर से आप लोग कैफ 1 भी दोगे और इसी से आप लोग फिर MSA 2 भी दोगे, आखिरी भी। ये कैलकुलेटर तब तक चलेगा। मैंने जो इंटर में लिया था कैलकुलेटर FX 991ES ओरिजिनल KCO, वही मेरा CA फाइनल के पेपर में भी चला था। ये कैलकुलेटर जो चाइना वाले होते हैं ना, वो कभी 2+2 5 भी दे देते हैं आंसर, मसला होता है उसके अंदर, सही है। तो कैलकुलेटर सबके पास हो, पेन, कैलकुलेटर, रजिस्टर, ये बातें मैंने बता दी हैं। बुक आप लोग परचेज कर लोगे और वो 5-6 लेक्चर्स जो आपने देखने हैं प्लीज वो देख लो। मैं मंडे की क्लास में हैंड आउट 1 से शुरू करूंगा। लिंक ऐसा बनाऊंगा कि अगर किसी ने वो 5-6 लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं तो मसला नहीं होगा उसको, ठीक है। लेकिन वो 5-6 लेक्चर्स आपने प्लीज देख लेने हैं। हम हैंड आउट 1 से आगाज करेंगे, टैक्स ईयर से अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। वो शुरू के लेक्चर्स देख लो, हैंड आउट 1 से हम लोग मंडे को आगाज कर लेंगे अपनी डिस्कशन का। किसी का कोई सवाल तो पूछ ले, जल्दी से बोलो। हर वो कैलकुलेटर ठीक है, सही है, A1 है, ये कितने हैं? सही है, अच्छा है। सारे फंक्शंस इसमें हैं, नजर आ रहे हैं मुझे। और इफ इट्स ओरिजिनल तो ये लंबा चलेगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है जी बेटा। लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं? मैंने YouTube की प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर किया हुआ है। जिनके पास पोर्टल एक्सेस है तो पोर्टल एक्सेस तो है ही आपके पास, और अगर जिनके पास पोर्टल एक्सेस अभी नहीं है तो मैंने YouTube के लेक्चर्स का लिंक शेयर किया हुआ है प्लेलिस्ट का। उसमें तो 10-12 लेक्चर हैं, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले देख लेने हैं। हैंड आउट 1 से हम शुरू करेंगे। मैं देख के बता दूंगा आपको कितने देखने। 5 हैं शायद। फिर हैंड आउट 1 शुरू हो गया, कर दिया ना हमने, ठीक है बच्चों। मंडे वाली क्लास 10:30 बजे इंशाल्लाह, मंडे 10:30 इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।